जय हिंद साथियों। अशोका अकादमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज हम लेकर आए हैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। रोजाना की भांति आज भी हम एक और अच्छे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ सभी लोग रेडी होंगे और आइए हम अध्ययन करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सुनामी नाम किससे संबंधित है? भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आइए साथियों सुनामी को जानते हैं। सुनामी है क्या? सुनामी एक जो है जापानी भाषा का शब्द है और सुनामी जो है भूकंप, एक ऐसा भूकंप जो अपतटीय क्षेत्र में आया हो, सुनामी कहलाता है। ठीक है, तो एक भूकंप है ये। तो ये जो सुनामी शब्द जो है आपका भूकंप से संबंधित है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप के कारण उद्भूत विशाल समुद्री धारा को कहते हैं। भूकंप से जो समुद्री धारा उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे, ज्वारीय धारा कहेंगे, जेट स्ट्रीम कहेंगे या तूफानी धारा कहेंगे। देखिए, भूकंप के कारण जो बड़ी बड़ी जो मतलब जो समुद्री धाराएं जो पैदा होती हैं उनको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी कहाँ पर होती है? अपतटीय क्षेत्र में आती है हमेशा। अपतटीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है इसको समझ लेना नितांत आवश्यक है। देखिए, ये रहा आपका पर्वतीय क्षेत्र, ये रहा आपका पहाड़ी क्षेत्र, ये रहा आपका मैदानी क्षेत्र और ये रहा आपका समुद्री क्षेत्र। समुद्री क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये हमारा जो है समुद्री क्षेत्र रहा। अब हमको देखना यह है कि अपतटीय क्षेत्र कौन सा होगा साथियों। अपतटीय क्षेत्र ये वाला होगा। ये क्षेत्र अपतटीय होगा। अप मीन्स ऊपर, तट मीन्स किनारा। ठीक है साथियों। जब भी इन क्षेत्रों में कभी भी भूकंप आता है तब क्या होता है? इन क्षेत्रों में जब भूकंप आता है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है टूटकर समुद्र की तरफ को रिप्लेस हो जाता है, वहाँ पर दरार पड़ जाता है। इससे पहले भुजों कच्छ में हुआ, इससे पहले एक सुनामी आई थी तो उसमें क्या था, जो जावा द्वीप था वो काफ़ी उल्टा हो गया था। ठीक है साथियों। तो जो सुनामी है वो अपतटीय क्षेत्र में आने वाला एक भूकंप है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मैं समझता हूँ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। कितनी तीव्रता से अधिक का भूकंप विनाशकारी होता है? जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। 5.4 रिएक्टर, 5 रिएक्टर, 4.5 रिएक्टर या कोई नहीं। देखिए, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। और अगर यही भूकंप जो है 4.5 रिएक्टर स्केल से ज़्यादा का होता है तो ये भूकंप जो है काफ़ी विनाशक होता है। अब से पहले जो जापान में नेपाल में जो भूकंप आया वो 6 पॉइंट कुछ रिएक्टर स्केल का था, काफ़ी तबाही मचाई थी उसने। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास ध्यान देते हैं हम। भूकंप की लहरों का जो अंकन कागज पर किया जाता है कहलाता है सीस्मोकृति, सीस्मोलॉजी, सीस्मोग्राफी। देखिए, भूकंप से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। भूकंप मतलब अर्थक्वेक, भूकंप को नापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम सीस्मोलॉजी कहते हैं, वो सीस्मोग्राफी कहते हैं। और उसका जो अंकन होता है उसको हम क्या कहेंगे? सीस्मोग्राफ कहेंगे। ठीक है साथियों। उसको हम सीस्मोग्राफ के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। आजकल जितने भी आप जो है प्रैक्टिस शीट्स कर चुके हैं उन सभी में जो भी क्वेश्चंस हैं वो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को ही मैंने रखा है साथियों। इसलिए आप इनको बहुत ही तन्मयता से और अच्छे से स्टडी करें, इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं। ठीक है साथियों। ये ज्योग्राफी और ईवीएस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें टेट है, सुपर टेट है और भी बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं कवर होते हैं।
चलिए, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? सर्वाधिक भूकंप ये आते हैं जापान में, क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है जो कि दो प्लेटों के किनारे पर बसा हुआ है। दो प्लेटें कौन कौन सी हैं? देखिए, प्रशांत महासागर में एक तो आपकी पैसिफिक सी वाली प्लेट है और दूसरी मतलब जो है एशियन प्लेट है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुस्थलीकरण का कारक नहीं है? अति पशुचारण, भू जल स्तर में गिरावट, वनों की कटाई। देखिए साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं मरुस्थलीकरण के कारक हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, सॉरी। मरुस्थलीकरण किससे होता है? अति पशुचारण से भी मरुस्थलीकरण होता है, भू जल स्तर की गिरावट से भी होता है, वनों की कटाई से भी मरुस्थलीकरण होता है। तो किससे होता है? सभी से मरुस्थलीकरण होता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था, इसको मैंने नहीं को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, चलिए नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई? ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड का मतलब हो गया GCF। GCF की जो स्थापना है वो किस में हुई? दरअसल जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये UNFCCC की वितरित इकाई, जो विकासशील देशों के लिए अनुकूलन और शमन काउंटर के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये। ठीक है साथियों। अब बात यह है कि UNFCCC है क्या? यह है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए जो मतलब फंड इकट्ठा करना है उसके लिए है। और इसका जो निर्माण हुआ था 21 मार्च 1994 को हुआ था। इसमें 197 कंट्रीज़ ने भाग लिया था UNFCCC में। ठीक है साथियों, इसी की इकाई है आपकी GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है साथियों, इसका गठन कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? इसका गठन हुआ था डरबन में। डरबन क्या है? डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले नंबर पर जोहान्सबर्ग, दूसरे पे केप टाउन, तीसरे पे डरबन। तो डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा सिटी है। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन 2 है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, जो UV रेज होती हैं, कारण हो सकता है त्वचा कैंसर, यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, उदर कैंसर। रिप्लाई करें बहुत जल्दी से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, सूर्य से जो UV रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, वो जो है किसको प्रभावित करती हैं? त्वचा कैंसर करती हैं, हमारे लिए त्वचा को प्रभावित करती हैं। ठीक है साथियों, जब वो ज़्यादा मात्रा में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन जो है, ओजोन जो गैस है वो बायोस्फीयर को बचाती है। बायोस्फीयर बोले तो जीव मंडल कह सकते हो, जैव मंडल कह सकते हो। किससे बचाती है? बायोस्फीयर मीन्स जैव मंडल को बचाती है। किससे बचाएगी साथियों? एक्स किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, इंफ्रारेड किरणों से, इंफ्रारेड किरणों से या गामा किरणों से। रिप्लाई फास्ट। देखिए, जो ओजोन गैस है जो पृथ्वी को चारों तरफ से एक कवच की भांति घेरे हुए है, वो जैव मंडल की रक्षा कैसे करती है? जीव जंतु की रक्षा कैसे करती है? सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट UV रेस से करती है। ठीक है साथियों, आप सभी लोगों ने रिप्लाई बहुत अच्छा दिया है, वेरी नाइस। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में के लिए जो जिम्मेदार गैसेस हैं उनके क्या क्या नाम हैं? देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ही है जिम्मेदार, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है साथियों,
मीथेन है, और कौन सी है फिर, जलवाष्प है, ओजोन है। ठीक, इस प्रकार 6 गैसेस ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए काफ़ी योगदान देती हैं। नहीं है तो एक आपकी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए पूछा नहीं, तो नहीं में कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन वाला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। कौन कौन सी 6 गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में के लिए उत्तरदायी हैं, कौन कौन सी हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जलवाष्प तथा ओजोन गैसेस। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। हरित गृह प्रभाव के में योगदान नहीं देती, कौन सी नहीं देती है, ऑक्सीजन नहीं देती है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एक्सप्लेनेशन से काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सा पदार्थ ओजोन नष्टकारक पदार्थ है। ओजोन गैस जो है पृथ्वी को जो चारों तरफ से एक कवच की भांति घेरे हुए है, कौन कौन सा पदार्थ जो है उसको जो है नष्ट करता है। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, या उपरोक्त सभी। देखिए, ए भी करता है, हैलोन भी करता है और ए भी करता है, ये तीनों करते हैं, इसलिए आंसर जो है उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन आया है आपके स्क्रीन पर। वातावरण में ग्रीन हाउस का मतलब होता है पौधघर। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, पौधघर। ठीक है साथियों, गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं, सिवाय भूमंडलीय गर्मी, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय, कार्बन डाइऑक्साइड निषेचन प्रभाव। रिप्लाई फास्ट। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं, सिवाय। देखिए, इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन, इसमें होगा आपका ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है, बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से जो है वायुमंडल का तापमान जो है बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन। बहुत जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे। मुख्य कारण बताना है आपके लिए, क्या बताना है आपको, मुख्य कारण बताना है। मुख्य कारण क्या है, देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो गैस है कौन सी है, रिप्लाई CO2। कौन सी है, CO2 गैस जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो तापमान बढ़ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। ओजोन परत का जो अपक्षय है, ओजोन परत का जो क्षरण है वो किससे होगा, बताइए, क्या मेन कारण हो सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेडियोधर्मी किरणें, ज्वालामुखीय उद्भेदन, विमानन ईंधन। आप सभी लोग रिप्लाई करने की कोशिश करें। देखिए, ओजोन परत का जो अपक्षय है, जो क्षरण है, वो सबसे ज़्यादा होता है CFC के कारण। CFC, जी हाँ साथियों, CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, रेफ्रिजरेटर है, AC है, इनसे निकलने वाली एक गैस है जो कि ओजोन लेयर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, सबसे ज़्यादा घातक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई है ओजोन परत की। देखिए, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं और हमको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ये जो सबसे, ये रहा आपका जो है वायुमंडल के ऊपर वाला हिस्सा, पृथ्वी की सतह के ऊपर वाला हिस्सा। जो सबसे पहले नंबर वाला जो मंडल है, इसी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। सेकंड नंबर पे जो आता है ये होता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड नंबर पे आता है ये हमारा मेसोस्फियर, मध्यमंडल।
ठीक, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। जो सेकंड नंबर वाला हिस्सा है, इसी के अंदर जो गैस पाई जाती है, ओजोन लेयर जो पाई जाती है, वो इसके ऊपरी हिस्से में पाई जाती है साथियों। ऊपरी हिस्सा जो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो बताया है, यही ऊपरी हिस्सा ये वाला। और ये ऊंचाई कितनी है? 29 से या 30 से 50 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर ये ओजोन गैस की ऊंचाई है। मतलब लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये आपका ट्रोपोस्फीयर बन जाता है, और 18 से 50 किलोमीटर तक आपका जो है स्ट्रेटोस्फीयर बनता है। और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही एक भाग है, ऊपरी भाग है, जिसमें 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर या 29 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक है साथियों, ओजोन लेयर की है। इस प्रकार से हम देखेंगे ओजोन परत की पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। तो कितनी ऊंचाई पर है साथियों? 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। समझते हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल, खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, बायोमास पिरामिड। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला है, जिसको हम फूड चेन कहते हैं, ठीक है साथियों, कई सारी फूड चेन मिला दीजिए या कई सारा जाल बना दीजिए, तो वही जो आपका खाद्य जाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खाद्य जाल कहलाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, असम, तमिलनाडु, बताइए, या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए, जो बिहू है, जो बिहू जो नृत्य है, वो आपका है असम का। कहाँ का है? असम का है। ठीक है साथियों, असम का है। जबकि हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, रासलीला है, रामलीला है, बहुत सारे हैं। तमिल की बात करेंगे, भरतनाट्यम है। राजस्थान में बात करेंगे, तेरह ताली है। लेकिन असम का जो है लोक नृत्य है वो है बिहू। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आपके प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। आप सभी लोग प्रयास करिए रिप्लाई करने का। देखिए, जो दक्षिण गोलार्ध है, ये रहा नीचे वाला हिस्सा दक्षिण गोलार्ध, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इसमें जो कर्क रेखा रही है और ये रही मकर रेखा। मकर रेखा पर जो सूर्य है वो 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है, और 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध, मतलब यहाँ पर जो है सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। जबकि आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून। कब होता है यहाँ पर? 21 जून। 21 जून की भी डेट आपकी इसमें दी हुई है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, सॉरी। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयोनोस्फियर। ओजोन परत कौन से उसमें पाई जाती है? ओजोन लेयर देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर वाला जो लेयर है ये हमारी है ट्रोपोस्फियर। कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। सेकंड नंबर पे है ये है स्ट्रेटोस्फियर, और इसकी ऊंचाई है कितनी है साथियों? इसकी है 18 से 50 किलोमीटर। कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में, कौन सी सतह में पाई जाती है? तो इसी में पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर, ये ऊपर वाले हिस्से में। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है साथियों। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है सेकंड नंबर वाला है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये ट्रोपोस्फियर है। तो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है ये ओजोन लेयर आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। देखिए, झूम खेती है ये आदिवासियों द्वारा की जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेती की जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक जगह के पेड़ों को पहले काटते हैं, वहाँ पर 3 साल तक, 4-5 साल तक खेती को उगाते हैं, जब तक कि उस जगह में जो है या उस ज़मीन में उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जैसे ही उर्वरा शक्ति खत्म होती है, वैसे ही वो दूसरी जगह के पेड़ों काटते हैं और वहाँ पर खेती करने लगते हैं, और पुरानी जगह को छोड़ देते हैं। इस प्रकार की खेती को झूम खेती के नाम से जाना जाता है, स्थानांतरणी खेती के नाम से जाना जाता है। ये जो झूम खेती है आपकी, ये कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर राज्यों में होती है साथियों। कहाँ पर होती है?
पूर्वोत्तर राज्यों में, और पूर्वोत्तर राज्यों में का एक जो राज्य है यहाँ पर वो है मेघालय। कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बहुत अच्छा आप लोग स्टडी कर रहे हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, वॉन नील, नॉर्मन बोरलॉग या डॉक्टर मिशेल? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, हरित क्रांति का जनक जो है, हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? देखिए, ज्वालामुखी पर्वतमाला की जहाँ बात आएगी तो ज्वालामुखी पर्वतमाला के विषय में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आता है। तो ज्वालामुखी पर्वतमाला है क्या? ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का एक ही जवाब है, प्रशांत महासागर। क्योंकि प्रशांत महासागर जो है, मान लीजिए इस प्रकार से काफ़ी विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और इसी महासागर के चारों तरफ एक बेल्ट है, इसी महासागर के चारों तरफ बेल्ट है, और इसी में जो है इस प्रकार से जो है सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट जो है इसकी चारों तरफ की एक मेखला में, परिप्रशांत मेखला में होती हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी कहाँ पर सबसे ज़्यादा फटते हैं? प्रशांत महासागर की परिप्रशांत मेखला में, इसका आंसर होता है। ठीक है साथियों, और ये परिप्रशांत मेखला क्या कहते हैं? अग्नि वलय कहते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए? अग्नि वलय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अग्नि वलय। एक बच्चे ने लिखा था बलाएं, ठीक है, तो बलाएं नहीं है ये, वलय है, वलय। ठीक है, अग्नि वलय। अग्नि वलय को साथियों हम बोलेंगे रिंग ऑफ फायर। क्या बोलेंगे? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसके लिए, जो कि प्रशांत महासागर की परिप्रशांत मेखला में पाया जाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 सही है फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? कैसे की जाती है? ATP, STP, BOD, WPL? जी, देखिए, किसी भी नदी के प्रदूषण को नापना है तो BOD के माध्यम से जो है जांच की जाती है। पानी में देखा जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, जिसको हम बोलते हैं BOD बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है साथियों, सबसे ठंडी परत वायुमंडल की कौन सी है? देखिए, जो अगर हम देखें क्रम का, तो सबसे पहले है आपका ट्रोपोस्फियर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपका है मेसोस्फियर, फिर है आपका आइनोस्फियर, और फिर आपका एक्सोस्फियर। जो ये वाली जो लेयर है आपकी, जो मेसोस्फियर वाली है, ये वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र है। ठीक है साथियों, सबसे ठंडी परत कौन सी है? मेसोस्फियर, और मेसोस्फियर को हम बोलेंगे मध्यमंडल। क्या बोलेंगे? मध्यमंडल बोलेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है ठीक है फॉर क्वेश्चन नंबर 24। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत साथियों कौन सी हो गई? मध्यमंडल हो गई। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है कौन से दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। कौन से दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हुए हैं? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए साथियों। जी, किस देश में डोडो पक्षी जो है विलुप्त हुए हैं? जहाँ तक डोडो पक्षी की बात है, तो डोडो पक्षी आपके जो विलुप्त हुए हैं वो हुए हैं, जगह है मॉरिशस। कौन सी जगह है? मॉरिशस। जी साथियों, मॉरिशस है कहाँ पर? क्या कोई बताएगा? देखिए, ये रहा आपका अफ्रीका। अफ्रीका का जो छोटा सा एक द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर से ही दक्षिण पूर्व में, मतलब कह सकते हो ये रहा आपका मेडागास्कर।
मेडागास्कर से दक्षिण पूर्व में यहाँ पर एक छोटा सा देश है, ठीक है साथियों, यही है मॉरिशस, यही है मॉरिशस। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? डुगोंग नामक तो समुद्री जीव, देखिए डुगोंग नामक जो समुद्री जीव है वो क्या है? वो देखिए स्तनधारी, एक वो आपका स्तनधारी मैमल है। क्या है? स्तनधारी मैमल है डुगोंग जीव, ठीक है साथियों, जो समुद्र में रहता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, इसको लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में जो है अपना मत जरूर दें, ठीक है साथियों। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है? तो जैव भंडारों में से कौन सा जो है गारो की पहाड़ियों में फैला हुआ है साथियों? तो गारो की पहाड़ियों गारो की जो पहाड़ियों में फैला हुआ है वो है नोकरेक। कौन सा है? नोकरेक जैव मंडल, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29, मरकरी विषाक्तता से मानव में कौन सा रोग होता है? मरकरी मीन्स पारा, जी साथियों। एक क्वेश्चन इस प्रकार का पहले भी आया है, पारा मरकरी। देखो मरकरी या पारा की विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? वो होता है मिनी माता। कौन सा होता है? मिनी माता। मिनी माता एक जगह का नाम है जो कि जापान में है, और यहीं पर पारा की मात्रा जो उद्योगों से फैल गई पानी में, उस पानी को पिया मछलियों ने, मछलियों खाया मनुष्यों ने, और मनुष्यों में फैल गया एक रोग जिसको मिनी माता नाम से जाना जाता है, जो कि मरकरी या पारे की विषाक्तता के कारण होता है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा साथियों ये। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बागबानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, DAP, वर्मी कंपोस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए साथियों, जब भी कोई भी हम बागवानी करते हैं, ठीक है, तो बागवानी के लिए यूरिया है, सोडियम फास्फेट है, DAP है, ये उर्वरक तो हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर उर्वरक है, इस उर्वरक को मिलाने के बाद में मिट्टी में उसकी उर्वरा शक्ति कभी भी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस उर्वरक का नाम है वर्मी कंपोस्ट। क्या नाम है? वर्मी कंपोस्ट, जो कि केचुआ से तैयार की जाती है, केचुआ के माध्यम से तैयार की जाती है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो आज हमारा जो है EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 11 है वो पूर्ण हो चुका है। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं? आप इससे कितना लाभ ले पा रहे हैं? ये भी बात बताइए। और इसी प्रकार के अन्य प्रैक्टिस सेट के लिए जो है क्लास में कंटिन्यू रहिए, ठीक है साथियों। इसी के साथ जो है जय हिंद, जय भारत।